नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफपीओ समाचार के इस विशेष प्रोग्राम में, जहां हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मनुस्मृति के मिथक और रियलिटी पर। क्या सच में मनुस्मृति केवल जाति व्यवस्था का ग्रंथ है? क्या यह सच है कि यह समाज को बांटने के लिए लिखी गई थी, या फिर हमने कभी इसे पढ़ा ही नहीं? आज हम करेंगे मनुस्मृति अध्याय 1 के इसी फैक्ट का चयन। मिथ वर्सेस रियलिटी, ओरिजिनल कॉन्टैक्ट वायरल नरेटिव के बीच में। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। मैं हूं आपका अपना शंभुदयाल शर्मा, और ये हमारी विशेष श्रृंखला मनुस्मृति मूल से मंथन। आज से निर्णय नहीं, अध्ययन होगा। विरोध नहीं, विमर्श होगा। आरोप नहीं, विश्लेषण होगा। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट में लिखिए, मैं पूरा संदर्भ जानना चाहता हूं, क्योंकि आज हम बात करेंगे सृष्टि के सिद्धांत की, धर्म के वास्तविक स्रोत की, वर्ण व्यवस्था की प्रतीकात्मक अर्थ की, और उस गलतफहमी की जिसने पूरे विमर्श को उलझा दिया है। मनुस्मृति अध्याय 1 कहता है, प्रारंभ में सब कुछ अव्यक्त था, यानी शून्य था, यानी अंधेरा था। यह कोई पौराणिक कहानी नहीं, यह अस्तित्व का दार्शनिक प्रश्न है। और यही प्रश्न ऋग्वेद भी पूछता है। तब क्या था? यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। मनुस्मृति विज्ञान से लड़ नहीं रही है, यह सृष्टि की आध्यात्मिक व्याख्या कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अध्याय 1 के अनुसार सृष्टि परम तत्व से प्रकट होती है। वही चेतना है, वही मूल है, वही ऊर्जा है, और उसी से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब साथियों, आपका शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है, यह धरती भी, यह वातावरण भी। तो क्या मनुष्य और प्रकृति अलग हैं? नहीं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में पर्यावरण संरक्षण धर्म माना जाता है। आज क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है, लेकिन हजारों वर्ष पहले यह संतुलन का सिद्धांत हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म के तमाम ग्रंथों में दिया गया। बस यहीं से अध्याय 1 मनुस्मृति का आधुनिक हो जाता है। यदि आप मानते हैं कि शास्त्रों को आधुनिक संदर्भ में समझना जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों में, क्योंकि ज्ञान छुपाने की चीज नहीं है। साथियों, मानव की उत्पत्ति विशेषाधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। अब सृष्टि तैयार है, तत्व व्यवस्थित हैं, फिर आता है मानव। लेकिन मनुष्य को सर्वोच्च क्यों कहा गया? शोषण के लिए? नहीं, धर्म धारण करने के लिए। मनुष्य जो मनन करे। आज हमारे पास इंटरनेट है, बहुत सारी जानकारी है, तमाम सारी दुनिया भर की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आपके पास है। तकनीकी है, भांति भांति प्रकार की, हजारों प्रकार की आपके पास तकनीकी है। लेकिन यदि आपके पास मनन नहीं है,
तब यही प्रश्न ये अध्याय पूछता है। साथियों, अब आते हैं मनुस्मृति के अध्याय 1 के सबसे विवादित मुद्दे पर, यानी हिस्से पर, जहां वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है। यहीं से वीडियो वायरल होते हैं, यहीं से विरोध शुरू होता है। लेकिन अध्याय 1 में वर्ण की उत्पत्ति प्रतीकात्मक रूप में दी गई है। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट जंघा से, शूद्र चरण से। अब सोचिए, क्या यह जैविक विज्ञान है या सामाजिक प्रतीक? मुख ज्ञान का प्रतीक हो सकता है, भुजा शक्ति का प्रतीक हो सकती है, पेट अर्थव्यवस्था का प्रतीक हो सकता है और चरण आधार का प्रतीक हो सकते हैं। समाज को शरीर के रूप में समझाया गया है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह जन्म आधारित व्यवस्था थी? अध्याय 1 का मूल स्वर कार्य विभाजन का है। इसे गहराई से समझिए। जन्म आधारित कठोरता बाद में ऐतिहासिक परतों का विषय है। यदि पूरा समाज एक शरीर है तो क्या पैर की आवश्यकता नहीं है? यदि पैर का अपमान होगा तो शरीर गिर जाएगा। यह श्रेष्ठता का सिद्धांत नहीं है, यह संकलन का सिद्धांत है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। साथियों, यदि आपको लगता है तो कमेंट में लिखिए, भूमिका जरूरी है, श्रेष्ठता नहीं। मैं देखना चाहता हूं आप कितने लोग मूल संदर्भ समझना चाहते हैं। साथियों, अध्याय 1 में मनुस्मृति में एक और महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें धर्म के 4 स्रोत बताए गए हैं। वेद, स्मृति, सदाचार, आत्मा को प्रिय आचरण। अब यहां बहुत गहराई है। यदि शास्त्र में मतभेद हों तो सज्जनों का आचरण मार्गदर्शक होगा। यदि लचीलापन है या विवेक है तो यह जड़ता नहीं है। साथियों, ये सब बातों को हम पहले पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन मैंने आपको आज इसलिए इन चीज़ों को दोबारा से फिर किया क्योंकि आज हम इसका मिथक वर्सेस रियलिटी चेक कर रहे हैं और उसी विषय पे बात करेंगे। तो ये आज चर्चा होना जरूरी था और यहीं से स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति कठोर आदेश पुस्तिका नहीं है। चलिए साथियों, अब मिथक वर्सेस रियलिटी सेगमेंट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज मिथक क्या है और रियलिटी क्या है। तो आज इसके समय में मिथक है कि मनुस्मृति केवल दमनकारी ग्रंथ है, जबकि मनुस्मृति को पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ और ये देखा, इस चीज का ज्ञान हुआ कि मनुस्मृति का अध्याय 1 दार्शनिक आधार और सामाजिक संतुलन की बात करता है। ये बिल्कुल भी दमनकारी ग्रंथ होने की बात नहीं यहां दिखती है। अब एक और मिथक है कि यह परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, जबकि इसको पढ़ने के बाद जो हमें मिला वो रियलिटी ये है कि इसमें विवेक और सदाचार, पढ़ने के बाद जो रियलिटी का ज्ञान हुआ वो इसमें विवेक और सदाचार को अंतिम आधार माना गया है। यदि आपका विवेक और सदाचार अच्छा है तो हमेशा परिवर्तन की अनुमति है। और साथियों, एक और मिथक, यह केवल अतीत की चीज है, लेकिन रियलिटी कहती है पर्यावरण, सामाजिक संतुलन
और कर्तव्य की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। साथियों, मनुस्मृति के अध्याय 1 में जब आगे बढ़ते हैं तो वहां एक सवाल और आता है कि ये मनु कौन है। अब साथियों, यहां से पूरी दिशा ही बदलती है। अब प्रश्न सृष्टि का नहीं, प्रामाणिकता का है। सबसे बड़ा सवाल, मनु कौन है? क्या वे एक राजा थे, एक ऋषि थे, कोई लेखक थे, या केवल एक प्रतीक या कोई पद थे? क्योंकि यदि मनु को समझे बिना हम मनुस्मृति पढ़ेंगे या मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे तो पूरा का पूरा विमर्श हमारा अधूरा रह जाएगा। और यही सबसे बड़ा नैरेटिव बनाया गया है। तमाम धर्म ग्रंथों में यह साफ साफ कहा गया है कि मनु कोई नाम नहीं, एक पद है। हर मनवंतर में एक मनु होता है, अर्थात हर युग में समाज को दिशा देने वाला एक संरक्षक होता है। इसका अर्थ हुआ कि मनुस्मृति किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं है, यह परंपरा का संहिताबद्ध स्वरूप है। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, यदि मनु एक पद है तो क्या धर्म स्थिर है या समय के साथ चलता है? साथियों, पश्चिमी सोच समय को सीधी रेखा मानती है और भारतीय दर्शन उसे चक्र मानता है। सृष्टि से विकास और उसके बाद फिर पतन और फिर उसके बाद पुनर्संरचना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का एक पूरा चक्र है और यही मनवंतर है। इसका सामाजिक अर्थ क्या है? अगर इसे समझते हैं तो साथियों, समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए अनुप्रयोग बदल सकता है। यही कारण है कि अध्याय 1 में विवेक और सदाचार को अंतिम आधार माना गया है। और यहीं से जो जड़ ग्रंथ वाला नैरेटिव है वो टूटता है। यदि आप यहां तक कुछ समझे हैं तो कमेंट में लिखिए। शास्त्र समझने के लिए संदर्भ जरूरी है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पूर्ण संदर्भ के साथ अध्ययन करना चाहते हैं। साथियों, अध्याय 1 स्पष्ट कहता है, यदि मतभेद हो तो विद्वानों का निर्णय और सज्जनों का आचरण मार्गदर्शक बनता है। ध्यान दीजिए इस बात पर, यह ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, यह इंप्लीमेंटेशन की अनुमति है। आज न्यायालय भी क्या करता है? मूल संविधान पढ़ता है, फिर व्याख्या करता है, फिर वर्तमान संदर्भ देखता है। यही सिद्धांत यहां भी है, बस समझने की देरी है। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति विवेक को रोकती नहीं है, सक्रिय करती है। अब सबसे बड़ी बात आधुनिक दुरुपयोग की करते हैं। कहां से शुरू हुआ? और ये आज का सबसे बड़ा और सबसे कठिन प्रश्न है। यदि अध्याय 1 इतना संतुलित है तो विवाद क्यों हुआ? साथियों, मैंने इसके 3 कारण समझे हैं। श्लोक को संदर्भ से काट देना, अनुवाद को भाव बदलकर प्रस्तुत करना और ऐतिहासिक परतों को मूल पाठ मान लेना।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। कई बार केवल एक व्यक्ति को वायरल कर दिया जाता है और पूरा अध्याय छुपा दिया जाता है। यह फैक्ट नहीं, यह फ्रैगमेंट है। आधा श्लोक पूरा निर्णय नहीं हो सकता। साथियों, ज्ञान और शक्ति के संतुलन की अगर बात करते हैं तो अध्याय एक बार बार ज्ञान की महिमा करता है, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं। यदि ज्ञान के साथ संयम न हो तो वह अहंकार बन जाता है। यदि शक्ति के साथ मर्यादा न हो तो वह अत्याचार बन जाती है। यदि अर्थ के साथ नैतिकता न हो तो वह शोषण बन जाता है। आज समाज में संकट कहां है? महसूस किया आपने? असंतुलन में। अध्याय एक का मूल शब्द ही संतुलन है। और क्या यह आधुनिक भारत में लागू होता है? यह सीधा सवाल है। क्या हम आज भी ज्ञान का सम्मान करते हैं? श्रम का सम्मान करते हैं? किसी भूमिका का सम्मान करते हैं? या केवल श्रेष्ठता को ही दौड़ में दौड़ा रहे हैं? यदि समाज को शरीर माने तो क्या शरीर का कोई भाग अनावश्यक है? यही अध्याय एक का मूल दर्शन है। यदि आप चाहते हैं कि यह चर्चा केवल बहस न रहे, अध्ययन बने, तो इस वीडियो को अपने गांव, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने परिवार तक भेजिए, क्योंकि ज्ञान संवाद ही समाज को मजबूत करता है। साथियों, आत्मसंतुष्टि ही सबसे आधुनिक सिद्धांत है। मनुस्मृति के अध्याय एक में एक श्लोक है जिसमें धर्म के 4 स्रोतों को बताया गया है। उसमें कहा गया है, स्वस्य च प्रियमात्मनः। यह अत्यंत गहरा सिद्धांत है। अर्थात जब आचरण वेद, स्मृति और सदाचार के अनुरूप हो तो आत्मा संतुष्ट होती है। आज मनोविज्ञान क्या कहता है? इनर अलाइनमेंट की बात करता है। मनुस्मृति इसे हजारों वर्ष पहले कह चुकी है, लेकिन हमें तो विरोध करना है, कर रहे हैं, क्योंकि हमें पर्दे से कोई लेना देना ही नहीं। हमें तो किसी श्लोक का अनर्थ करके, अर्थ का अनर्थ करके समाज के बीच में उसको रखना है। साथियों, अध्याय एक केवल सृष्टि नहीं समझाता है, यह सामाजिक दर्शन की नींव रखता है। यह बताता है समाज संरचना है, संरचना संतुलन से बनती है और संतुलन कर्तव्य से आता है। यहां अधिकार शब्द प्रमुख नहीं है, यहां कर्तव्य प्रमुख है। और जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है तो अधिकार स्वतः सुरक्षित होते हैं। साथियों, मनुस्मृति को या तो पूरी तरह खारिज कर दिया जाता है या बिना पढ़े स्वीकार कर लिया जाता है। दोनों ही अतिवाद हैं। यह श्रृंखला न समर्थन की है न विरोध की, यह अध्ययन की श्रृंखला है। और मैं आपसे फिर कहता हूं, निर्णय आपका होगा, लेकिन अध्ययन के बाद होगा। तो साथियों, आधा श्लोक पूरा सत्य नहीं होता। मनु पद है, कोई व्यक्ति नहीं। याद रखिए, ये पहले अध्याय के मूल मंत्र हैं। आधा श्लोक पूरा सत्य नहीं, मनु पद है, कोई व्यक्ति नहीं, धर्म आदेश नहीं, संतुलन है। कर्तव्य निभाओ, अधिकार स्वतः ही सुरक्षित होंगे। साथियों, अब तक हमने कई नैरेटिव को तोड़ा अपने इस अध्याय में।
मनु को पद के रूप में समझा, समय को चक्र के रूप में देखा, व्याख्या की अनुमति जानी, दुरुपयोग के कारण समझे और संतुलन की केंद्रीयता पहचानी। लेकिन अभी एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि यह सब सिद्धांत है तो व्यवहार में कैसे उतरेगा? पिछले 2 भागों में हमने देखा मनु कौन है, सृष्टि कैसे आरंभ हुई, वर्ण व्यवस्था का मूल शास्त्रीय आधार क्या है। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं वही तय करेगा कि मनुस्मृति विवाद है या एक विचार, वह भेदभाव है या ब्रह्मांडीय व्यवस्था। आज का भाग आसान नहीं है, लेकिन अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 1 का यह खंड धर्म का तंत्र और मानव की भूमिका है। साथियों, जहां मनुस्मृति अध्याय 1 केवल सृष्टि का वर्णन नहीं करती बल्कि धर्म की स्थापना करती है। इसमें मनु महाराज कहते हैं कि धर्म का मूल क्या है, वेद का स्थान क्या है और मनुष्य का कर्तव्य क्या है। इसका अच्छा खासा और सीधा वर्णन इस अध्याय में किया गया है। मनु महाराज स्पष्ट करते हैं कि वेद ही धर्म का मूल है। इसका अर्थ है समाज का नैतिक ढांचा किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बल्कि शाश्वत ज्ञान पर आधारित है। साथियों, आज हम किसे मानते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड, राजनीतिक विचार या सनातन भारत? यदि समाज का आधार ट्रेंड बन जाए तो व्यवस्था अस्थायी होती है। मनु स्पष्ट कहते हैं धर्म ट्रेंड से नहीं वेद से तय होगा। अब बात धर्म की आती है कि धर्म क्या है। आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म वह जो धारण करता है, जो समाज को धारण करे, जो प्रकृति को संतुलित रखे, जो व्यक्ति को संयम दे, उसे धर्म कहते हैं। आजकल धर्म को भी रिलीजन मान लिया गया है। जो राज्य को न्याय दे वही धर्म है। अगर धर्म केवल पूजा पद्धति होता तो मनुस्मृति सृष्टि से क्यों शुरू होती? सोचिए जरा। जब आप गहराई में जाएंगे तब इन बातों को समझेंगे। मानव जीवन का उद्देश्य, जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 में, तो इसमें मनु कहते हैं कि मनुष्य केवल भोग के लिए नहीं है, मनुष्य उत्तरदायित्व है। और यहां 3 स्तर बताए गए हैं: आत्मशुद्धि, समाज सेवा और ब्रह्म चिंतन। ध्यान दीजिए, यहां कहीं भी जाति के आधार पर श्रेष्ठता नहीं कही गई है। कर्तव्य के आधार पर भूमिका कही गई है। और यही जो नरेटिव की बात होती है वो विवादित होती है। और सबसे विवादित प्रश्न अब वह उठता है जो हर विरोधी पूछता है, क्या मनुस्मृति भेदभाव सिखाती है? और यही फैक्ट चेक हो जाता है। अगर भेदभाव सिखाती तो ये सारी बातें मनुस्मृति में क्यों लिखी होती? क्या यदि सृष्टि एक है, यदि ब्रह्म एक है, यदि मूल तत्व एक है, तो भेदभाव कैसे हो सकता है? और यहीं पर मनु व्यवस्था बताते हैं कि जो लोग भेदभाव की बात करते हैं वो खुद अहंकार में हैं। साथियों, अब कर्तव्य आधारित समाज की बात देखते हैं इस अध्याय के अंदर। तो अध्याय 1 में बिल्कुल स्पष्ट है, ब्राह्मण ज्ञान की रक्षा, जिसमें ब्राह्मण
ज्ञान की रक्षा के लिए या ज्ञान वितरण के लिए या ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है। क्षत्रिय सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एक वर्ण दिया गया है और वैश्य अर्थ और व्यापार का संतुलन रखने के लिए एक वर्ण बताया गया है। और यहां शूद्र की जो चर्चा हुई है वह सेवा और श्रम के लिए है। यहां ऊंच नीच शब्द का कहीं कोई स्पष्ट कैसा भी उल्लेख ही नहीं है। यह कर्तव्य शब्द का उल्लेख है। सोचिए, यदि शरीर में मस्तिष्क कहे मैं श्रेष्ठ हूं और पैर कहे मैं हीन हूं तो शरीर चलेगा? हमारा समाज भी ऐसा ही है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज समाज क्यों बिखरा हुआ है? परिवार क्यों टूट रहे हैं? संस्कृति कमजोर होती चली जा रही है, नैतिकता घटती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य शब्द गायब हो गया है। कोई भी अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहता। और साथियों, अध्याय 1 में हमें कर्तव्य की याद दिलाई जाती है। अध्याय 1 हमें कर्तव्य सिखाता है, कर्तव्य की ओर मोड़ता है। अब इस समय हमारे शास्त्रों के प्रति जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसकी बात करते हैं। आज मनुस्मृति, बहुत सारी चर्चा हो रही है मनुस्मृति पर, और यह एक आज का सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा और गंभीर बिंदु, गंभीर विषय बन गया है। श्लोक पढ़कर कम, मीम देखकर ज्यादा होती है। क्या आपने कभी पूरा अध्ययन किया? कभी पढ़ा मनुस्मृति को? ठीक है, संस्कृत का श्लोक है उसको नहीं पढ़ा, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी तो है। क्या आपने कभी उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा? अध्यायवार उसके अंदर क्या है? या केवल सुना? यदि आपने कोई पुस्तक पढ़ी ही नहीं और उस पर राय सबसे तेज क्यों होती है? साथियों, इस पूरे अध्याय का सार 5 बिंदुओं में समझते हैं। सृष्टि से ब्रह्म उत्पन्न होने की बात की गई है और इसमें कहा गया है सबका मूल एक है, समाज कर्तव्य आधारित है, और इसमें बताया गया है कि वेद सर्वोच्च प्रमाण हैं और धर्म और संतुलन की बात की गई। अब मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या हम इस ज्ञान को पूर्वाग्रह के बिना पढ़ सकते हैं? क्या हम शास्त्र को राजनीतिक चश्मे से हटाकर देख सकते हैं? यदि हां, तो मनुस्मृति अध्याय 1 विवाद नहीं है, विवेक है। ये भविष्य की दिशा है। अध्याय 1 यदि हम इस पर चलते हैं तो यह भविष्य को दिशा देने वाला है। साथियों, अब हम अगले अध्याय, अगले भाग में चलेंगे कल। वहां आपको बताएंगे आचार क्या होता है, विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, संयम का महत्व क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको यह तय करना है, क्या आप इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मेहनत करूं और आपके लिए पूरा मनुस्मृति अध्याय दर अध्याय और हर एक चीज आधुनिक विज्ञान से जुड़ी, पौराणिक विषयों से जुड़ी, हमारे वेद पुराणों से जुड़ी हुई और मनुस्मृति में विस्तारित रूप से
व्याख्या की गई हर एक बात आधुनिक परिदृश्य में आपके सामने लाकर रखूं, फैक्ट चेक के साथ, रियलिटी के साथ और तमाम सारे अन्य विश्लेषणों के साथ। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए धर्म और कर्तव्य। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को शेयर कीजिए, क्योंकि यह केवल वीडियो नहीं, यह वैचारिक पुनर्जागरण है। शास्त्र पढ़े जाएंगे तभी तो समझेंगे और फिर ही तो निर्णय ले पाएंगे। तो साथियों, आज हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है, आज हमने परतें हटाई हैं। आज हमने सुना नहीं, आज हमने समझना शुरू किया है। जिस ग्रंथ को वर्षों से विवाद बना दिया गया, वह आज आपके सामने विचार बनकर खड़ा है। सवाल मनुस्मृति का नहीं है, सवाल हमारी दृष्टि का है। यदि मूल एक है तो हम विभाजित क्यों हैं? यदि धर्म संतुलित है तो असंतुलन कहां है और ये कहां से आया? यदि कर्तव्य ही आधार है तो अधिकार के लिए संघर्ष क्यों? और साथियों, जो बिना पढ़े विरोध करते हैं वह शास्त्र से नहीं, सत्य से डरते हैं। और जो समझने का साहस करते हैं वे इतिहास नहीं बदलते, वे भविष्य गढ़ते हैं। तो साथियों, अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे कल विशेष और गहन अध्ययन के साथ। देखते रहिए एफपीओ समाचार और जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों दोस्तों में से शेयर करिए। साथ ही कमेंट में लिखिए कि हम इस यात्रा को और अधिक अच्छा कैसे बना सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।